नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज हम बीजेपी की बुलडोजर जीत का चैप्टर खोलने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि मोदी लहर, जिसमें एक साथ 4 राज्यों में सत्ता होने के बावजूद जीत मिल गई, उसकी वैलिडिटी, जैसे आपके फोन की रिचार्ज की वैलिडिटी होती है, उसकी वैलिडिटी कैसे 2024 तक नहीं 2029 तक बढ़ गई है। क्योंकि मुद्दे हो या माहौल कैसे बनाया जाता है अभी बताऊंगा और आपको समझाऊंगा। इस देश में माहौल ज्यादा बनता है, वो सारे मोदी को रोक नहीं पाए। 4 राज्यों में मौजूदा सरकार होने के बावजूद बीजेपी का उसे बचा लेना, और न सिर्फ बचा लेना बल्कि वोट शेयर बढ़ा लेना, यह सिर्फ ब्रांड मोदी की वजह से मुमकिन हो पाया है। और इसलिए नारा भी दिया जाता है मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन उसकी कई वजह हैं। चुनावी नारा नहीं है ये, जमीन पर कैसे दिखता है आज आपको पाठशाला में ये बताऊंगा। तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की क्लास। अगर यूपी में बीजेपी को 202 सीट भी आ जाती तो यह बहुत बड़ी जीत होती, लेकिन बीजेपी ने 202 या 203 हासिल नहीं किया। उसका आंकड़ा 270 के पार चला गया। इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी और उसका गठबंधन 273 सीट पर है। और यह मामूली बात नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी के सामने जो चैलेंज थे, वैसा चैलेंज हाल फिलहाल में उसे नहीं मिला था। चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ जिस तरह के मुद्दे और माहौल बनाए गए, वो मुद्दे और माहौल इससे पहले किसी बड़े चुनाव में नहीं थे। कोरोना की जो दूसरी लहर आई, उसके बाद ये बड़े चुनाव हुए। जो वैक्सीनेशन की ड्राइव चली, उसके बाद ये बड़े चुनाव हुए। जिस वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया गया, वो लोगों को लगा, और उसके बाद ये चुनाव हुए। तमाम और दूसरे मुद्दे बनाए गए, माहौल बनाया गया। नरेंद्र मोदी का काम और नरेंद्र मोदी का नाम हर मुद्दा, हर माहौल पर भारी पड़ गया। और मोदी का काम प्लस नाम इज ग्रेटर देन मुद्दे प्लस माहौल। जैसे आप पढ़ते हैं ना ग्रेटर देन का साइन गणित में, कि मोदी का काम और नाम हर मुद्दे और माहौल से बड़ा है, बड़ा हो गया है, इस चुनाव में दिख रहा है। और अभी आपको समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आज यूपी में बीजेपी को जो 270 से ज्यादा सीटें दिख रही हैं, उसमें आपको यह जरूर ध्यान रखना होगा कि यूपी वो राज्य है जहां पर, जब मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी जीत है भाई, इसको आपको समझना होगा ये बड़ी जीत क्यों है। जिस उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, वहां 37 साल 37 इयर्स बीत गए, कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। कोई भी सरकार, जब ये कह रहा हूं, कोई सरकार रिपीट नहीं हुई बीते 37 साल से। और बीजेपी ने कोरोना के संकट काल को झेलने के बावजूद 2 साल, 5 में से 2 साल, 2.5 साल कोरोना का संकट काल रहा है, उसके बावजूद 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 270 प्लस सीट पर चले गए। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत और कामयाबी है, जिसको आपको विस्तार से समझना होगा। आज पाठशाला में वो बातें आपको बताऊंगा जो अभी तक आपने सुबह से नहीं समझी हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी की जीत बहुत बड़ी है। यूपी का चुनाव जिस माहौल और जिन मुद्दों पर हुआ, उसमें बीजेपी का 270 से ज्यादा सीटें लाना आसान काम था ही नहीं। चुनाव में बीजेपी के सामने जो बड़े चैलेंज थे, उसमें क्या क्या था आपको याद होगा। किसान आंदोलन के नाम पर माहौल बनाया गया, पूरे देश का यह आंदोलन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गजब माहौल है, किसान नाराज है, नरेंद्र मोदी को छोड़ेगा नहीं। वो गवर्नर साहब आपको याद हो गए, याद है ना, वो गवर्नर साहब जिनकी क्लास लगी थी तो माइक फेंक के चले गए थे, सत्यपाल मलिक, क्या बोल के गए थे कि जाट भूलता नहीं है। और आज पश्चिमी यूपी में बम्पर सीट आई बीजेपी को, तो माहौल ही ना बनाया गया भाई। राकेश टिकैत बक्कल उतारने निकले थे, आज जब टीवी पर इंटरव्यू देने बैठे तो सरदार राकेश टिकैत बनकर बैठे थे, पगड़ी लगाकर। हमने बुलाया, पाठशाला में आइए जरा जवाब दीजिए, हिम्मत नहीं जुटा पाए, बोले नहीं नहीं सुशांत जी के शो में नहीं आऊंगा।
अरे थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं, बक्कल उतारते हैं दूसरों के, जरा सवाल के जवाब तो देते। राकेश टिकैत, हिम्मत नहीं हुई पाठशाला में आने की, हाथ जोड़ दिया हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को, नहीं नहीं पाठशाला में नहीं आएंगे। दूसरे में जा रहे थे, पता नहीं इतना डरते हैं मुझसे, पता नहीं क्यों। उधर लखीमपुर कांड से एक अलग माहौल बनाया गया था, सत्ता विरोधी भावनाओं का माहौल बनाया गया कि सब सरकार के खिलाफ हो गए हैं। फिर कोरोना की दूसरी लहर से माहौल बना, अरे गंगा में लाशें फेंक दी गई, इतना अपमान हुआ, ये हुआ वो हुआ, सब कहा गया। एक माहौल यह बनाया गया कि योगी के खिलाफ ठाकुरवाद है, मतलब योगी का ठाकुरवाद जो है वो हावी हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मणों को नजरअंदाज किया जा रहा है, ब्राह्मण नाराज है। अभी सब बताऊंगा किस किस ने कहां वोट किया है। ओबीसी वर्ग की अनदेखी करने का माहौल बना, ओबीसी ने कितने वोट दिए अभी बताऊंगा। पेट्रोल और डीजल की महंगाई का मुद्दा, यह मुद्दा था, लेकिन इस मुद्दे को उठाने में ईमानदारी नहीं थी, क्योंकि यूपी में तो वैट कम हो गया, लेकिन राजस्थान छत्तीसगढ़ में कम नहीं किया गया, महाराष्ट्र में कम नहीं किया गया, और कम किया भी तो नाम मात्र का। कोरोना काल में बेरोजगारी का मुद्दा, गांव में जानवरों के छुट्टा घूमने का मुद्दा, यह सब उठाया गया। लेकिन यूपी की जनता ने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी पर भरोसा किया। एम वाई फैक्टर जिसको मैं कहता हूं, एम से मोदी, वाई से योगी, इन मुद्दों को हावी ही नहीं होने दिया उस एम वाई फैक्टर। अब आप वो तस्वीर याद कीजिए जिसमें नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर, यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कंधे पर हाथ रहकर टहलते हुए निकले थे। इस वक्त चुनाव शुरू नहीं हुआ था। इस तस्वीर का कमाल है कि बीजेपी न सिर्फ जीती बल्कि बहुमत से कहीं आगे निकल गई। इस एक तस्वीर ने यूपी में बीजेपी को एकजुट कर दिया। योगी आदित्यनाथ होंगे, कौन होगा नहीं होगा, नरेंद्र मोदी ने एक हाथ कंधे पर रखा और करोड़ों हाथ बीजेपी के लिए वोट दबाने के लिए चले गए। यह नरेंद्र मोदी की रणनीति थी, सोच थी, समझ थी, सियासी समझ थी। इस तस्वीर ने वो कर दिया जो बड़ी बड़ी प्लानिंग नहीं कर पाती। इस तस्वीर ने मोदी और योगी की जोड़ी को वोटर के सामने एक साथ रख दिया। मोदी ने सिर्फ इतना कहा, मैं हूं ना और मैं योगी के साथ हूं, तो आपको योगी के साथ होना है। जो डाउट योगी आदित्यनाथ को लेकर रहा होगा सब खत्म। जैसे माचिस मारते झुस हो जाता है वैसा हो गया। वोटर के सामने कोई हिचक नहीं थी, वो किसी और के पास जाए। इस तस्वीर ने योगी आदित्यनाथ और उनके नेतृत्व से जुड़े सारे कंफ्यूजन दूर कर दिया और पार्टी के हर वर्ग को समझा दिया कि योगी का साथ देना है। क्योंकि जब कंधे पर मोदी का हाथ है तो दूसरा कोई हाथ योगी आदित्यनाथ के पैरों के नीचे से जमीन नहीं खींच सकता। और इस तस्वीर का ही असर है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कर दिया वो यूपी में कोई सीएम नहीं कर पाया। योगी ने यूपी में एक नहीं कई रिकॉर्ड बनाए। पहली बार किसी मुख्यमंत्री को 5 साल सरकार चलाने के बाद सेकंड टर्म मिला है उत्तर प्रदेश में, पहली बार। 37 साल में पहली बार किसी पार्टी और सीएम को बैक टू बैक सत्ता मिली है। 15 साल में पहली बार कोई नेता चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इससे पहले चुनाव लड़ने का प्रचलन ही नहीं था। मायावती बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बनी, अखिलेश यादव लड़ते ही नहीं थे। वो तो इस बार योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में उतरकर उनको मजबूर कर दिया करहल से लड़ने के लिए। और उनकी अब दुविधा यह है कि वो करहल से जीत गए 67,000 वोट से अखिलेश यादव। अब वो विधायकी छोड़ेंगे कि सांसदी छोड़ेंगे, किधर इस्तीफा देंगे, ये उनको तय करना है। अच्छा, पहली बार किसी सीएम ने नोएडा आने पर सत्ता जाने का मिथक तोड़ दिया। यहां यह चलता था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा वो सत्ता में वापस नहीं आता। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हटाओ इसको, मुख्यमंत्री हो, नोएडा क्यों नहीं जाऊंगा, चलो। वो नोएडा आए और नोएडा ने इतिहास रच दिया। पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे, नोएडा से लड़े। उन्होंने विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बना दिया। 1,80,000 वोट से जीते हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो है वो अजीत पवार के नाम था। तो योगी नोएडा आए तो नोएडा ने बम्पर वोट भी दिया। यह योगी आदित्यनाथ की बात है। लेकिन इतने सारे चैलेंज के बाद भी अगर यूपी में बीजेपी को बम्पर जीत मिली तो इसके पीछे सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का है।
क्योंकि रुकावटें बहुत थी। कोविड की वजह से पीएम मोदी ज्यादा प्रचार नहीं कर पाए, लेकिन रणनीति बनाने में वो कहीं से पीछे नहीं रहे। किसान आंदोलन के नाम पर एंटी मोदी माहौल बनाया गया कि नरेंद्र मोदी किसान के खिलाफ है। अकाउंट में किसान के डायरेक्ट पैसा जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी को बताया गया किसान के खिलाफ है। रिकॉर्ड एमएसपी पर खरीद हो रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया कि यह किसानों के खिलाफ है। गन्ना किसानों का जो पेमेंट है वो पिछली 2 सरकारों के मुकाबले जितना जोड़कर होता था उतना इस बार यूपी सरकार ने किया, लेकिन माहौल बनाया गया कि नरेंद्र मोदी और योगी किसानों के खिलाफ है। तो यह माहौल बनाना ही होता है, लेकिन जमीन पर नहीं उतरा। यूपी में सिटिंग विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बताई गई, यह भी माहौल बनाने जैसा था। अभी बताऊंगा क्यों। अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ लेकर आए और नई रणनीति से उतरे। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के कुछ बड़े मंत्री अखिलेश के साथ भी गए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी गए, आज हार गए। मुंह खोलकर सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो उधर ही रह जाता, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब मौर्य साहब जो है वो मौर्य काल की इतिहास की गाथाएं पढ़ सकते हैं किताब, अगर पढ़ने में मन लगता। प्रियंका वाड्रा यूपी में नई रणनीति के साथ माहौल बना रही है, और उनके साथ तो पूरा इकोसिस्टम काम करता है, तो वो भी बना रहा था। लेकिन ये सब रुकावटें मोदी को यूपी में जीत से रोक नहीं पाई, और इसने 2024 के लिए भी नरेंद्र मोदी का रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया। और ये क्यों कह रहा हूं अभी आपको बताऊंगा। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा नहीं है बॉस। मोदी के नाम पर कैसे वोट पड़ते हैं, कैसे वोटर के मन में यह बैठ गया है कि मोदी है तो मुमकिन है, इसके 2 उदाहरण आपको देता हूं, आपको समझ में आएगा क्यों कह रहा हूं कि यह नारा नहीं है। जो मैं कह रहा हूं मोदी है तो मुमकिन है, यह क्यों वोटर को लगता है, यह आपको समझना होगा। पहला उदाहरण देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, और यह पहला एग्जांपल है लखीमपुर कांड का। आपको याद है लखीमपुर में जो किसान जा रहे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, इसमें मोनू मिश्रा अरेस्ट भी हुआ, जेल भी गया, लेकिन पूरी मीडिया का एक वर्ग, इकोसिस्टम, उसने माहौल यह बनाया कि मोनू मिश्रा के जो पिता हैं अजय मिश्र टेनी, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री, उनका इस्तीफा होना चाहिए। भयंकर माहौल बनाया गया कि किसान के खिलाफ हैं, ये हैं, वो है, सब जगह। नतीजा क्या हुआ आपको पता है? नतीजा यह रहा कि लखीमपुर की 8 विधानसभा सीट कौन जीता? बीजेपी जीती। क्लीन स्वीप, 8 की 8 सीट लखीमपुर के अंदर कौन जीतता है? बीजेपी। और इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया पर माहौल बनाने और जमीन पर काम करने में बड़ा फर्क है। मोदी है तो मुमकिन है, लखीमपुर में माहौल बनाते रह गए विपक्ष के लोग और उनका इकोसिस्टम। नरेंद्र मोदी के नाम पर 8 की 8 सीट लखीमपुर की चली गई बीजेपी के पास। ये एक एग्जाम्पल है। आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, सेकंड एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल आपको यूपी के बाहर का देता हूं, कैसे मोदी है तो मुमकिन है। उत्तराखंड के सीएम हैं धामी, पुष्कर धामी, वो हार गए, मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी को 48 सीट आई है उत्तराखंड के अंदर, और उस उत्तराखंड के अंदर 48 सीट आई है जहां दोबारा सरकार रिपीट नहीं होती। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो इस बार कांग्रेस का मौका था, लेकिन इतिहास रचते हुए 48 सीट आ गई, जबकि मुख्यमंत्री हार गए। अरे भाई, तो किसके नाम पर वोट पड़ा? वो नाम है ये भाई साहब का, नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड में बंपर वोटिंग, वोट शेयर बढ़ रहा है, सीटें लौटकर आ रही हैं सिर्फ एक आदमी के नाम पर। सीएम ने क्या किया नहीं किया, सीएम को हरा दो, लेकिन मोदी के नाम पर वोट दे। यह चल रहा है इस देश में। अच्छा, आप यह भी देखिए कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही भरोसा है, तभी उत्तराखंड में पहली बार कोई सरकार रिपीट हुई, जो मैं अभी आपको बता रहा था। गोवा में भी बीजेपी के पक्ष में जनादेश है, जबकि वहां कांग्रेस आगे बताई जा रही थी। बीजेपी को 20 सीट आ गई है, 1 सीट और चाहिए। पीएम ने इस पर क्या कहा, एक बार आपको वो सुनवाता हूं, फिर आगे और डिटेल में जानकारी दूंगा।
गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकल गए और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। यानी सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य, भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। अब चूंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा को, बीजेपी को, उनको चारों तरफ से आशीर्वाद मिला, इसलिए जरा 2024 की कल्पना कीजिए। भाई इसके बाद बड़ा टारगेट जो है, इलेक्शन जो है वो 2024 का है। अब ये सोचिए, फर्ज कीजिए कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन होगा 2024 में। राहुल गांधी होंगे या प्रियंका वाड्रा होंगे? दोनों फेल हैं। कौन होगा? प्रियंका वाड्रा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इतना नारा दी, 2 सीट आ रही, 2। रायबरेली इनकी माताजी का गढ़ है, सुपड़ा साफ हो गया, वहां भी कांग्रेस को सीट नहीं आई। और राहुल गांधी, वो तो आज अपनी दुनिया में व्यस्त है, उनकी पार्टी हर जगह हार गई, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनकी फोटो वायरल हो रही है आइसक्रीम खाते हुए। ममता बनर्जी, वो कैसे टक्कर देंगी? वो तो बंगाल से बाहर कहीं है ही नहीं। गोवा गई थी, गोवा में उनको कुछ मिला नहीं, खाली हाथ लौट आई। उत्तर प्रदेश गई थी अखिलेश यादव को जिताने, बोली थी बीजेपी वाले हार रहे हैं, वहां तो उनको काले झंडे दिखाए गए थे। क्या हुआ? अखिलेश यादव हार गए। तो ममता बनर्जी गई समर्थन देने, उल्टे पड़ गया उनके लिए। तो ममता बनर्जी किस मुंह से कहेंगी मैं मोदी के खिलाफ खड़ी हूं? अरविंद केजरीवाल होंगे क्या? पंजाब जीत गए, लेकिन वो सिर्फ दिल्ली और पंजाब में है, बाकी जगह वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका टाइम आएगा, अभी नहीं आया है, अभी टाइम लगेगा उनको। यानी अगर मोदी को टक्कर देनी है तो विपक्ष को 2024 के बारे में नहीं, बल्कि 2029 के बारे में सोचना होगा, तैयारी करनी होगी। क्योंकि अगर यूपी के अंदर बीजेपी की सीटें लौट रही हैं, अगर उनका वोट शेयर बढ़ रहा है, तो मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी को 2024 में रोकना नामुमकिन के बराबर है। आज पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया और 2024 में जीत को लेकर सवाल उठाने वालों को एक जवाब दिया, वो सुनिए एक बार। जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। दरअसल जिसने यूपी को जीता वो देश को भी जीत लेता है, और कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होते हुए जाता है। पिछले 4 चुनाव का रिकॉर्ड ही अगर आपको बता दूं तो यूपी में जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा है, उसकी वजह से बीजेपी के लिए दिल्ली में सरकार बनाना आसान कैसे हुआ, आप देखिए। यूपी फैक्टर 2022 का विधानसभा चुनाव आप देख रहे हैं, इसमें 403 में से बीजेपी को 270 प्लस सीट आ रही है, और इनका स्ट्राइक रेट जो है, एसआर जैसे आप देखते हैं क्रिकेट में, 60.7% का है। 60% का स्ट्राइक रेट है।
2019 लोकसभा इलेक्शन 80 सीट में से 80 में एनडीए को जो सीटें आई थी वो आई थी 64। स्ट्राइक रेट कितना था एसआर? 80%, 80% का स्ट्राइक रेट। नतीजा क्या हुआ? नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार केंद्र में। 2017 का असेंबली इलेक्शन एई, इसमें बीजेपी को 403 में 325 सीट आई थी। स्ट्राइक रेट कितना था? 80%। नतीजा क्या हुआ? 2019 में मदद मिली। और 2014 का लोकसभा का अगर आप देखिएगा, 2014 उस वक्त बीजेपी को 73 सीट आई थी 80 में, और स्ट्राइक रेट जो है वो करीब करीब 90% का स्ट्राइक रेट था। तो जब बीजेपी यूपी में बेहतर परफॉर्म करती है तो बीजेपी को जो है केंद्र में सरकार बनाना आसान हो जाता है। और इसलिए जब 2022 में भी बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ये उम्मीद बढ़ जाती है कि नरेंद्र मोदी ही 2024 में आएंगे। ये उनके वोटर के बीच उम्मीद बढ़ जाती है। और आप ये देखिए ना भाई कि इतने संकट काल के बाद आप 4 चुनाव एक साथ जीत रहे हैं और बैक टू बैक यूपी में 4 बार जीत रहे हैं। मामूली बात है, यूपी में बैक टू बैक 4 बार जीतना मामूली बात नहीं है भाई। अच्छा, आज जो नतीजे आए 2022 में बीजेपी को जो 270 प्लस सीट आ रही है, इसको अगर आप कन्वर्ट कीजिए लोकसभा की सीटों में, इन 270 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे लोकसभा सीट में और आज चुनाव हो रहा होता तो बीजेपी को कम से कम 54 सीट आती। 54 सीट बीजेपी को आती। ये देख लीजिए, यानी 270 सीट जो आज मिल रही है 270 प्लस, उससे लोकसभा की 54 सीटें आ गई होती। और ये तब है जब लोग योगी को चुन रहे हैं। योगी के लिए ये सीटें आई हैं, योगी को नेतृत्व देने के नाम पर, मोदी के कहने पर। जब मोदी के नाम पर होगा तब ये जो 54 सीट आपको दिख रही है ये कितनी और बढ़ेगी, आप अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि 2019 में बीजेपी को 64 सीट आई थी। अब सोचिए क्या ये नहीं हो जाएगा मोदी का नाम जब वहां होगा और केंद्र की बात होगी। अब जरा बीजेपी की जीत को डिकोड करते हैं। बीजेपी ने जो सीटें जीती हैं उसमें करीब, अगर आप देखेंगे, बीजेपी की जीत को डिकोड कर रहे हैं। बीजेपी ने कितनी सीटें रिटेन की हैं, मतलब जो उसकी अपनी सीटें थी उसमें से कितनी बचा ली। 236 सीट बीजेपी ने रिटेन की है, जो उसके पास थी उसको बचा लिया। और जो सीटें स्विच करके उसके पास आई हैं, मतलब किसी और से उसके पास आई हैं, वो हैं 38 सीट। यानी बीजेपी ने पिछली बार जो सीटें जीती थी उसमें से एक बड़ी संख्या की सीटें उसने बचा ली। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई उसने दूसरी जगह से सीटें, दूसरी पार्टियों ने जो जीती थी उसको इस बार जीत कर हासिल कर। अब इसके 2 मतलब है। पहला कि एंटी इनकम्बेंसी का असर कम रहा, तभी तो आप अपनी सीट बचा रहे ना भाई, वरना आप सीट हार जाते। दूसरा यह कि जो सिटिंग विधायकों के टिकट न काटने का दांव था वो सही रहा। ये जो विधायक थे वो बच गए। अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो सब चले गए होते। तो इसलिए उनके टिकट नहीं कटे, ये रणनीति काम कर गई। अब अगर जरा वोट शेयर की बात कीजिए बीजेपी का, और ये आपको बता रहा हूं वोट शेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से लोगों ने वोट किया है। अब अगर आप बीजेपी को देखेंगे 2017 और 2022, 2017 में बीजेपी को वोट पड़े थे 39.92% यूपी के अंदर, और इस बार बीजेपी को करीब पड़े हैं 42.71%। तो जो स्विंग है वोट का, स्विंग देखेंगे मतलब जो बदलाव है, वो करीब करीब 2.79% वोट जो है
वो ऊपर गया है, प्लस हुआ है। अब आप सोचिए 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद दो पक्षीय मुकाबला सपा और बीजेपी के पास था, और ऐसे में एक तरफा वोट जो है वो अगर सरकार हटाने की लोग सोच लें तो दूसरी पार्टी को चला जाता है। तो वोट शेयर कम होने के बजाय बीजेपी का वोट शेयर करीब 3% बढ़ गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आप अगर समाजवादी पार्टी का आप हाल देखें, उनको 2017 में 21% के करीब वोट था, 21.91, और इस बार जो उनको वोट शेयर आया है वो करीब 31.5% है। तो उनका जो गेन है वो करीब 9.5% का गेन है, उनका भी प्लस है। अब आप कहेंगे उनका 9.5% बढ़ा लेकिन सीट तो उतनी नहीं बढ़ी, उसकी वजह है। अब आपको इसके लिए बीएसपी और कांग्रेस का हाल देखना होगा। बीएसपी को 2017 में करीब 22.47% वोट आया था, और इस बार बीएसपी को आया है करीब 13%। तो बीएसपी का जो वोट शेयर है वो नीचे गया है करीब 9.5%। 9.5% बीएसपी का वोट शेयर गिर गया है। और अगर आप कांग्रेस के लिहाज से देखिएगा तो कांग्रेस को 2017 में 6.28% वोट शेयर था, इस बार वो घटकर 2.4% हो गया। अगर आप उसको देखने जाएगा तो करीब 4% डाउन है, 4% डाउन। ये एवरेज बता रहा हूं, मतलब राउंड फिगर में बता रहा हूं। अब आप देखिए कि ये जो बीएसपी और कांग्रेस का वोट शेयर अगर आप जोड़ दीजिए तो करीब 13.5% वोट शेयर जो है इनसे छिटका है। और ये 13.5% वोट शेयर कहां गया भाई? छिटक कर 9.5% समाजवादी पार्टी के पास और 3% बीजेपी के पास। एक मुश्त जो है वो एक ही पार्टी के पास नहीं गया, इसलिए बीजेपी की सीटें भी लौट आई और उनका वोट शेयर भी बढ़ गया। अब अगर आसान शब्दों में समझो तो यूपी में बीजेपी की जीत की जो बड़ी वजह है उनमें एक तो मुफ्त राशन हो गया, योगी का प्रशासन, गांव का विकास, महिलाओं को शक्ति और नरेंद्र मोदी का भरोसा। लॉ एंड ऑर्डर, जो महिलाओं का आप कह रहे हैं कि उनको आश्वस्त हुई कि घर से निकल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर और जो राशन मिला वो सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है इस जीत के पीछे। पीएम मोदी ने आज महिला वोटर पर क्या कहा, एक बार वो सुनिए फिर आगे की बात। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। और ये बात मैं भी बार बार कह रहा था कि जो अंडर करंट है, जो बीजेपी की जीत की वजह है, वो ये महिलाओं का, साइलेंट वोटर का जाकर बीजेपी के लिए वोट करना है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच और किन मुद्दों पर, किन इलाकों में कितना अंतर रहा वो आपको देखना चाहिए। बीजेपी वर्सेस एसपी, तब आपको समझ में आएगा कि यूपी में ये आंकड़े आए क्यों हैं। पूरी डिटेल आपको बता रहा हूं, सिर्फ ये 270 272 देखकर मत रहिए, समझिए क्या हुआ है। और सिर्फ ये आंकड़ा आपको पाठशाला में मिलेगा, इतनी डिटेल एनालिसिस आपको दे रहा हूं। कई लोग ये कल अखबार में हो सकता है, उन लोगों के पास बहुत समय होता है, वो पढ़कर बताएंगे। तो बीजेपी और एसपी की स्थिति देखिए। जो बीजेपी का गढ़ था, यानी बीजेपी के गढ़ वाली जो सीटें हैं, यानी बीजेपी जहां जहां बहुत स्ट्रांग थी वहां बीजेपी ने 112 सीट जीती, और मात्र 3 सीट ऐसी थी बीजेपी के गढ़ में जो कि समाजवादी पार्टी सेंध लगा पाती। यानी बीजेपी ने अपने गढ़ को बचा लिया और इसलिए बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाई। ये इन आंकड़ों के डिटेल में जाइएगा तब समझ में आएगा। अब अगर आप समाजवादी पार्टी का गढ़ देखिएगा, वहां क्या हाल रहा। समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी ने 17 सीट जीत ली,
और समाजवादी पार्टी ने खुद 27 जीती। अब आप देखिए कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के गढ़ को नहीं भेद पा रही, लेकिन बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ को भेद दिया। इसलिए बीजेपी जो है वो फिर 250 के पार चली गई, 270 के पार चली गई। अब जो अखिलेश यादव का कोर वोट है, मुस्लिम प्रभाव वाला इलाका, वहां क्या स्थिति रही? बीजेपी ने मुस्लिम वोटर जहां पर प्रभावशाली है वहां पर 46 सीट जीती और समाजवादी पार्टी ने 50। यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है कि आप जो उनका कोर वोटर है वहां पर भी 46 सीट जीत पाए। एक तरफा मामला नहीं हो पाया। दलित प्रभाव अगर आप देखेंगे, क्योंकि आरोप यह लग रहा था, जो मैंने आपसे कहा था शुरू में कि आपको डिटेल में बताऊंगा कि दलित विरोधी सरकार है और ये और वो, जिन इलाकों में दलित का प्रभाव है वहां बीजेपी ने 124 सीट जीती और समाजवादी पार्टी को 62 सीटें आई। यानी दलितों ने बीजेपी पर भयंकर भरोसा दिखाया और समाजवादी पार्टी से दोगुनी सीटें दी। अब आपको दिखाता हूं जाट प्रभाव वाली, क्योंकि इस पूरे चुनाव में यह कहा गया कि भाई जाटों ने आरएलडी के लिए वोट करने का मन बना लिया है। जाट प्रभाव वाले इलाके में बीजेपी को 13 सीट मिली और समाजवादी पार्टी गठबंधन को 9। यहां भी बीजेपी को बढ़ा। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल, अपने गढ़ को बचाया, सपा के गढ़ में सेंध लगाई, और जो कोर वोटर था मुसलमान, वहां भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। दलित प्रभाव इलाके वाले में बंपर जीत दर्ज की और जाट प्रभाव वाले इलाके में बीजेपी को जीत। अब अगर आपको रीजन वाइज दिखाऊं, बीजेपी वर्सेस एसपी, किस रीजन में किसको कितनी सीट आई, यह भी आपको देखना चाहिए। सबसे पहले यहां बीजेपी है और यहां एसपी है। पश्चिमी यूपी, वेस्टर्न यूपी, यहां बीजेपी को 71 सीट आई है। जिस उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि बीजेपी साफ है, यहां किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव है, जाट जो है वो आरएलडी के साथ चले गए हैं, वहां बीजेपी 71 सीट जीतती है और गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी गठबंधन को मात्र 26 सीट आई है। तो पश्चिमी यूपी को लेकर जो मैं अभी कह रहा था मुद्दे नहीं, माहौल, वो माहौल तो बहुत बनाया गया, लेकिन जाट वोटर बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहा, गरीब वोटर, दलित वोटर बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहा। यह पश्चिमी यूपी कह रही है। अब आप देखें रुहेलखंड, इस इलाके में बीजेपी को नुकसान हुआ है पहले के मुकाबले। बीजेपी ने यहां पर 28 सीट जीती है और समाजवादी पार्टी ने 24। रुहेलखंड वो इलाका है जो कि मुस्लिम प्रभाव वाला कहा जाता है, लेकिन वहां भी बीजेपी को सीटें आ गई। अब आप देखें अगर पूर्वांचल, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी यहां आता है, यहां बीजेपी को 64 सीट आई पूर्वांचल में और समाजवादी पार्टी को 36 सीट आई। यहां भी बीजेपी को बढ़त रही। अब अगर आप सेंट्रल यूपी में देखें, सेंट्रल यूपी में किसको स्थिति क्या रही? बीजेपी को 23 सीट, समाजवादी पार्टी को 12। बुंदेलखंड, यहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप एक तरीके से कर लिया। बीजेपी को यहां 17 सीट आई है बुंदेलखंड में और समाजवादी पार्टी को मात्र 2। अवध में, अवध के इलाके में बीजेपी को 71 सीट आई है और समाजवादी पार्टी गठबंधन को 24। ये रीजन वाइज है कि किस रीजन में बीजेपी ने कैसा परफॉर्म किया। यूपी जीतने के बाद नरेंद्र मोदी भी कॉन्फिडेंट हैं कि 2024 बहुत मुश्किल नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, क्योंकि पिछली बार तो उनको चुनाव जीतने के बाद बतौर सीएम पैराशूट से उतारा गया था। इस बार तो उनके पास कहने के लिए कोई विरोध करेगा, कहेंगे चुप बैठो, 274 सीट लाके दिए थे। तो योगी जी ने क्या कहा वो आप सुन लीजिए, फिर आपको फेज वाइज जो चुनाव हुए थे, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि फेज वाइज कितनी सीट किसको आई। आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले
पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। अब आपको जरा फेज वाइज दिखाता हूं कि बीजेपी चुनाव के जो 7 चरण थे उसमें कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखेंगे, ये हो गया आपका फेज, माफ कीजिए, ये हो गया आपका फेज। किस फेज में क्या स्थिति रही? टोटल सीट बीजेपी प्लस यहां पे सपा। अब अगर आप देखेंगे फर्स्ट फेज, इसमें कुल सीटें जिनके लिए वोटिंग हुई थी वो थी 58 सीट, और उस 58 में से 45 बीजेपी ने जीती और मात्र 8 सीटें पिछले बार के मुकाबले कम हुई, और ये स्ट्राइक रेट है। तो बीजेपी का फर्स्ट फेज में स्ट्राइक रेट जो है वो 78% का था, और ये -8 है। तो जो पहला चरण था जिसमें कहा गया कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो है वो कमाल और धमाल कर रहे हैं, वहां बीजेपी मात्र 8 सीट गवाकर 45 सीट पर थी। फिर आया सेकंड फेज, और इसमें कहा गया बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। सच्चाई ये थी, जो मैंने अपने वीडियोस में भी बताया था, कि बीजेपी को यहां नुकसान हुआ था। बीजेपी यहां मात्र 26 सीट जीत पाई, जो कि पिछली बार से 12 सीट कम था, -12, और उसका स्ट्राइक रेट 47% था। तो 12 सीटों का बीजेपी को यहां पर कम से कम नुकसान हुआ। फिर आया थर्ड फेज। थर्ड फेज का जो चुनाव था उसमें 59 सीटों के लिए मतदान हुआ था। यहां बीजेपी ने रिकवर करना शुरू किया। कहा गया था थर्ड और फोर्थ फेज बीजेपी के लिए आसान फेजेस हैं, और यह आंकड़ों में दिखता है। बीजेपी को यहां 43 सीट आई, जो पिछले बार से -6 है, सिर्फ 6 सीट कम हुई, और स्ट्राइक रेट बीजेपी का 73% था। उसके बाद आया फोर्थ फेज। यह भी कहा गया बीजेपी के लिए बहुत आसान है, और बीजेपी ने यहां अच्छा किया। कुल सीटें इसमें भी 59 थी फोर्थ फेज में, और बीजेपी ने इसमें से 49 सीट जीती, जो कि पिछली बार से सिर्फ 2 सीट कम थी, -2, और बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो है वो वहां पर था 83%। तो ये जो थर्ड और फोर्थ फेज है, इसने बीजेपी को बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया। फिर आया फिफ्थ फेज। इसमें कुल सीट थी 61, बीजेपी कितनी सीट जीती? 37। स्ट्राइक रेट बीजेपी का कितना रहा? 61%, और यहां पर बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले 13 सीट गंवा दी। लेकिन पांचवां चरण आते आते अगर आप देखेंगे तो बीजेपी स्पष्ट बहुमत पाने के बहुत करीब आ चुकी थी। 45, 43, 49, 37 और 26 को अगर आप जोड़ दीजिए, 4 तिया 12, और यहां 12, 132, 137, और उसमें अगर आप 50 जोड़िए 187, और उसमें आप जोड़ दीजिए 13, मतलब 200 सीटें करीब करीब बीजेपी को 5 चरण में आ गई थी। 5 चरण खत्म होते होते बीजेपी लगभग सरकार बनाने की स्थिति में आ चुकी। फिर आया सिक्स्थ फेज, और ये मैंने कहा भी था, आपको याद हो अगर तो, कि 5 चरण के बाद बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति। छठा फेज 57 सीट का था। यहां बीजेपी को 40 सीट मिली, और बीजेपी को नुकसान जो है वो पिछली बार के मुकाबले 7 सीट का हुआ, लेकिन स्ट्राइक रेट बीजेपी का यहां 70%। और फिर आया आखिरी चरण का मतदान, 7th फेज। यहां तक बीजेपी 238 सीट पर पहुंच गई, और आखिरी चरण जिसमें 54 सीट पर वोटिंग होनी थी, तब तक बीजेपी सरकार बना चुकी थी, लोग बहुमत दे चुके थे। यहां बीजेपी को 26 सीट आई, स्ट्राइक रेट जो है वो 48% का रहा, और बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले यहां पर 8 सीट का नुकसान हुआ, -8। तो अगर आप देखेंगे बीजेपी ने
सेकेंड फेज में आप देखें और आखिरी फेज देखें, ये दो फेज बीजेपी के कमजोर रहे, बाकी सब में बीजेपी ने कमोबेश पिछले जैसा परफॉर्म किया। और इसीलिए यूपी में इस बड़ी जीत के कई सारे चैप्टर आपको ये समझाते हैं कि कैसे बीजेपी ने जो काम किया वो बीजेपी के काम आया। नरेंद्र मोदी का जो वाराणसी का क्षेत्र है, वहां सारी सीटें, कई लोग कह रहे थे कि अरे वहां ये सीट नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, बहुत गुस्सा है, ये है, वो है। नरेंद्र मोदी वहां गए और मोदी है तो मुमकिन है वाला चैप्टर खुल गया। लोग मंत्रमुग्ध हुए और वाराणसी की सारी 8 की 8 सीट जो है वो बीजेपी के पास चली। अखिलेश क्यों हारे, ओवैसी ने क्या किया, मायावती का क्या होगा, क्या बीएसपी खत्म हो गई, उत्तराखंड में सीएम कौन होगा, ये सब आपको आने वाले दिनों में पाठशाला में विस्तार से बताऊं। लेकिन पाठशाला में आज एक और चैप्टर खोलना जरूरी है, एक और शख्स की बात करना जरूरी है, वो है अरविंद केजरीवाल का चैप्टर। क्या अब कांग्रेस का विकल्प केजरीवाल बन जाएंगे? क्या केजरीवाल देश भर में कांग्रेस को रिप्लेस करेंगे? क्योंकि दिल्ली से बाहर पहली बार केजरीवाल को बहुत बड़ी जीत मिली। पंजाब जैसा बड़ा राज्य केजरीवाल के हाथ में आ गया है। दिल्ली में कांग्रेस थी, उसे हटाकर केजरीवाल सत्ता में आई थी। पंजाब में कांग्रेस थी, उसे भी हटाकर पहली बार सत्ता में आए। पहली बार पंजाब ने किसी तीसरी पार्टी पर भरोसा जताया है, और जिस पार्टी पर भरोसा किया है वो सिर्फ 10 साल पुरानी पार्टी है, और जिस पार्टी को हटाया है वो 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है। पंजाब में पहली बार सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी को अगर आप देखेंगे पंजाब के अंदर, आप इन पंजाब और इनका जरा परफॉर्मेंस देखिए। इनको सीट आई है 92 सीट, और विधानसभा में सीटें कितनी हैं? मात्र 117। और इनका वोट शेयर जो है, वोट शेयर वो 42% है। अपने आप में ह्यूज है किसी नई पार्टी के लिए। गोवा में पहली बार खाता खोल लिया इन्होंने, 2 सीटें आई, वोट शेयर करीब 3% का है, तो वहां पर भी जो है मौका मिल गया इनको। उत्तराखंड में पहली बार मजबूत रहे, सीटें तो नहीं आई लेकिन 3% का वोट शेयर आया है। आमतौर पर रीजनल पार्टियां अपने राज्य तक सीमित रह जाती हैं, लेकिन केजरीवाल का सियासी दायरा जो है वो बढ़ रहा है। वो पहले क्षेत्रीय नेता हैं जिनके पास 2 राज्य आ गए, इसी से वो राष्ट्रीय राजनीति में बड़े प्लेयर बनते जा रहे हैं। उनकी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी होने की तरफ बढ़ रही है। किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का टैग तब मिलता है जब वो 3 शर्तों में से कोई एक पूरी कर ले। पहली, किसी पार्टी को कम से कम 3 राज्यों में मिलाकर लोकसभा की कुल 2% सीटें मिलती हों। आम आदमी पार्टी का अब लोकसभा में कोई सांसद नहीं है, इसलिए इस शर्त पर आम आदमी पार्टी खरी नहीं उतरती। दूसरी, कि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल कर ले। इस शर्त को भी आम आदमी पार्टी अभी पूरा नहीं करती। तीसरी, 4 या उससे ज्यादा राज्यों में क्षेत्रीय दल की मान्यता हो। इस शर्त पर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति पार्टी का दर्जा नहीं मिल सकता। तो आम आदमी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं बन पा रही, लेकिन अगर वो सीटें इस तरह से ले आए तो वो लड़ाई में जरूर आ रहे। और अगर राष्ट्रीय राजनीति को देखें तो कांग्रेस के अलावा विपक्ष में नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाला कोई चेहरा ही नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल में सीमित है। अब तो केजरीवाल उनसे पूछेंगे, दीदी आप कहां हो बंगाल के अलावा? मैं तो हूं पंजाब में, आप बताओ। मैं तो हूं गोवा में, आप कहां हो बताओ। शरद पवार महाराष्ट्र में सीमित हैं, उनसे भी पूछेंगे केजरीवाल, शरद पवार जी आप बताइए कहां हैं आप। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सीमित हैं, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में सीमित हैं, एमके स्टालिन तमिलनाडु में सीमित हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली और पंजाब दोनों जगह, और अब वो गुजरात में भी हाथ पैर मारेंगे कि वहां सीटें आ जाए। केजरीवाल के साथ एक बड़ी बात यह है कि उनकी अब जब भी जीत होती है तो धमाकेदार ही जीत होती है, वो बाकी सभी का सफाया कर देते हैं। दिल्ली में 2015 में 70 में से 67 जीत गए थे, 2020 में 70 में से 63 जीत गए, पंजाब में 117 में से 92 जीत गए। मतलब जीतते हैं तो बम्पर जीतते हैं, नहीं तो जमानत जब्त होती है जैसा यूपी में हो गया। इन चुनाव में मोदी लहर के बाद कोई लहर अगर चली तो वो केजरीवाल की ही लहर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की आंधी में 3 पूर्व सीएम उड़ गए भाई। नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, चरणजीत सिंह चन्नी हार गए,
विक्रम मजीठिया हार गए, प्रकाश सिंह बादल वो हार गए, सुखबीर बादल हार गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए। ऐसी सुनामी आई अरविंद केजरीवाल की पार्टी की। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए कितने बड़े चैलेंज साबित होंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो अरविंद केजरीवाल उसी राजनीति की राह पर चल रहे हैं जिस पर नरेंद्र मोदी चलकर यहां तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी की तरह अरविंद केजरीवाल ने भी इस चुनाव में अपने ऊपर हुए हमले को हथियार बनाया। मुझे कभी कभी लगता है कि सबसे ज्यादा अगर नरेंद्र मोदी को कोई ऑब्जर्व करता है और उनकी पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करता है तो वो अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी वगैरह के बस का नहीं। ममता बनर्जी अलग जोन में चलती है। नरेंद्र मोदी जिस तरह जनता से कनेक्ट होते हैं, खुद को सेवक बताते हैं, माताओं का बेटा, बहनों का भाई बताते हैं, वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी खुद को दिल्ली का बेटा बताते हैं। दिल्ली में आप कार चलाइए, रेडियो पर दिन भर वो अपने आप को दिल्ली का बेटा बताते हुए सुनाई देंगे। नरेंद्र मोदी की तरह अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को आइकॉन्स के साथ जोड़ लिया है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि पंजाब में सरकार बनेगी तो सरकारी दफ्तरों के बाहर बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। और इस बार भगवंत मान शपथ ग्रहण कहां होगा? भगत सिंह के गांव में। तो ऐसा लगता है कि पूरी पॉलिटिक्स जो है उसमें पीछे पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल कितनी बड़ी चुनौती पेश करेंगे अभी कहना मुश्किल है। अभी बहुत जल्दबाजी भी होगा उनको यह कह देना कि अरे ये खड़े ही होगा, लेकिन उनको नकार देना भी जल्दबाजी हो सकती है। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।